आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। इसका पहले भी 2 वीडियो बन चुका है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कल पेपर है। तो आज जितना हो सके इस चैप्टर का हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगर टाइम परमिट किया तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हम और एक वीडियो बना देंगे उसके लिए और एमसीक्यूज कर लेंगे। लेकिन अभी तो यूटी है तो इतना टेंशन की बात नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में कवर करा देता हूँ, ताकि जो छूट गया वो ऐसे भी हो सकता है क्या पता नहीं आए। तो आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि अगर वैसे स्क्रीनशॉट लोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। तो तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये जो कंपनी का कैपिटल है, यहाँ जो मतलब जो पैसा है ये कहाँ कहाँ से आया है। पहला चीज़, ये जो है खुद का घर से आया होगा या बाहर से आया होगा। तो घर से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं इनसाइड ऑफ फंड, या उसे बोलते हैं इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 चीज़ है, एक है इक्विटी घर का पैसा, दूसरा बाहर का पैसा। बाहर से पैसा कैसे लोगे? किसी दोस्त से लोगे उधार, तो ये लोन है, ये डेट है। या बैंक से लोगे तो भी लोन है, इसे डेट बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ क्या भाई? एक लाइन चाहिए बस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब ये डेट और इक्विटी का कॉम्पोजिशन या मिक्सचर को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब ये लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑप्टिमल मिक्सचर ऑफ डी स्टैंड्स फॉर डेट एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी। तो ये डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। भाई क्यों खिचड़ी पका रहे हैं? क्यों बाहर से पैसा ले रहे हैं? डेट और इक्विटी दोनों को क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। क्यों भाई? पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो सेकंड चीज समझ में आ जाएगा, इससे फायदा क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन, ये ऊपर का एरो है, मतलब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स का अगर वैल्यू बढ़ा तो शेयर होल्डर अमीर हुए, तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो एक मार्क के लिए एक लाइन बहुत है, लेकिन हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हमारा और अच्छे से हो। तो 1 मार्क हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा पार्ट, डेट का प्रोपोर्शन। तो ये जो कंपोनेंट है डेट और इक्विटी का, तो क्या हो सकता है? 2 चीज़ हो सकता है, डेट ज़्यादा इक्विटी कम। दूसरा चीज़, इक्विटी ज़्यादा डेट कम। तो अब उसको क्या बोलते हैं? तो ये जो डेट प्रोपोर्शन लिखा गया है, डेट का प्रोपोर्शन को देख के उसे बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज, या इसका दूसरा नाम है कैपिटल गियरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल गियरिंग क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछेंगे तो क्या बताओगे? फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। तो अब ये डेट अपॉन इक्विटी, अगर आंसर जो है मोर देन 1 आया, मतलब अगर डेट ज़्यादा है, डेट अगर हाई है, हम बोल सकते हैं हाईली लिवरेज। अगर डेट लो है तो हम बोल सकते हैं लो लिवरेज। तो बहुत कुछ पढ़ लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए था, वो तो ऐसे ही लिखने के लिए, क्योंकि हमें जो पढ़ना है कि किस चीज़ से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हम आगे करेंगे। तो अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन हमारा आएगा पेपर में। तो ये कितना मार्क्स का आएगा? ये 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो जब 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हमें 6 पॉइंट लिखना होगा।
क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन में 6 पॉइंट लिखने से आपको पॉइंट लिखने के लिए मिलेगा 3 मार्क, तो पॉइंट कैरीज 3 मार्क और उसका एक्सप्लेनेशन जो है 3 मार्क। तो ये जो है हमें अगर कुछ भी याद नहीं रहता है, खाली पॉइंट रट के लिख लेंगे तो हमारा काम जो है बन जाएगा। तो अब पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अब ट्रेडिंग और इक्विटी इन दोनों का अगर मतलब पता होगा तो हम एक लाइन लिख देंगे, ख़त्म। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। तो अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या। इक्विटी पहले ही बता चुका हूँ, मालिक का पैसा। तो इक्विटी जो है इसलिए लिखा गया है ओनरशिप जो है रिलेटेड इज रिलेटेड विथ इक्विटी। और ट्रेडिंग मतलब खरीद के बेच के, जो हम बेचेंगे खरीद के कहीं से कुछ कमाने के लिए, वो होता है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब जो फ़ायदा हमें होता है, जो एडवांटेज हम लेते हैं। भाई कैसे एडवांटेज लेते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ सेलिंग इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट लिखा गया है कि बोरोइंग फंड एट रिजनेबल कॉस्ट। जो उधार हम लेते हैं, जो डेट हम लेते हैं, वो तभी ले पाएंगे अपना पैसा को देखते हुए, हमारे पास कितना पैसा है और कितना कम पड़ रहा है, उस हिसाब से डेट लेंगे। तो ये इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना डेट चाहिए और हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे शेयर मार्केट में बेचेंगे, कि कम बेचेंगे या ज़्यादा बेचेंगे। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट, व्हिच इज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी टू बोरो। तो डेट लेने के लिए, उधार लेने का कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट जो है ये इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आता है खाली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही 6 मार्क का दे देते हैं, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको एक न्यूमेरिकल्स लेके जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है ट्रेडिंग और क्यों किया जाता है ट्रेडिंग और कैसे फ़ायदा होता है। तो अब वो न्यूमेरिकल्स में बोर्ड में लिखता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है, वैसे अगर 6 मार्क का फैक्टर्स पूछेंगे तो ये 1 मार्क का है, हाफ तो इतना लिखते ही मिल जाएगा। हाफ इसके बारे में आप कुछ भी लिख दो एक लाइन, लेकिन हम 6 मार्क का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको अभी न्यूमेरिकल्स के हेल्प से करेंगे और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है और बच्चों को ये मुश्किल लगता है। लेकिन अभी मैं इतना आसानी से कराऊंगा, अगर ध्यान से सुनोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है कुछ कहानी वानी बना के कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा बिजनेस स्टडीज़ में एक ही न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल हमें रटा हुआ होना चाहिए। तो कहानी बना के 2 बंदों का नाम से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहानी करके याद रखना पर्पस है, वो हासिल करते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में पहले सपोज 2 बंदा, एक है अनुग्रह और दूसरा है तन्मय। तो ये दोनों जो है 2 कंपनी सपोज खोले, तो दोनों दोस्त हैं अनुग्रह और तन्मय। तो दोनों क्या सोचे कि भाई हम सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस करते हैं, देखते हैं हम में से तेज कौन निकलता है। तो दोनों डिसाइड करे कि 50 लाख जो है बिजनेस में फूकेंगे। तो अब इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अभी बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। तो हम अपने आप को हेल्प करने के लिए, चलो अनुग्रह और तन्मय गए स्विमिंग में, तो स्विमिंग में डीप में गए वो तैरने के लिए, तो 3 चीज आएगा DEP। तो ये जो डीप में गए, D फॉर डेट, E फॉर इक्विटी और P फॉर प्रिफरेंस शेयर। तो इनका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। तो अब डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ये तीनों मिला के अनुग्रह का जो है 50 लाख है और तन्मय का भी जो है 50 लाख है।
तो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो द टोटल कैपिटलाइजेशन इज 50 lakhs दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि तन्मय का हाइट छोटा तगड़ा है, अनुग्रह जो है 6 फुट का है लेकिन स्लिम है। तो उसी तरह इनका जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है ये दोनों का अलग है। तो अब वो कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इक्विटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 40, क्योंकि तन्मय तगड़ा है, ये 1 रन मारा, इसने चौका मारा, तो 10 लाख 40 लाख। हमें करना कितना है भाई, 50 करना है। तो एक में क्या करेंगे, डेट और इक्विटी ले लिए, तो इसमें 10 लिख के कहानी खत्म करें, टोटल आ गया 50। और इसका क्या करेंगे 50, इसमें क्या करें हम, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर भी डाल दिए और थोड़ा डेट भी डाल दिए, क्योंकि ये अनुग्रह जो है ऑलराउंडर है, तो इसको सारे कुछ चाहिए थे, डेप्थ भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, प्रेफरेंस भी चाहिए। ये क्रिकेट में ऑलराउंडर है, इसे बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए, बस फील्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर तीनों, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तीनों जगह पे वो पैसा लगा दिया। तो हमारा आधा पढ़ाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का हो गया। कंसेप्ट में ये बताना चाहता था कि 50 लाख ये दोनों लगाए, दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन दोनों का जो रिटर्न है वो भी सेम होगा, लेकिन एंड में एक जन दुखी तो दूसरा जन सुखी कैसे होगा। तो अब इससे क्या हुआ, हम ले लिए सपोज दोनों का नेट प्रॉफिट, दोनों अर्न किए सेम अमाउंट 20 लाख, तो ये 20 लाख दोनों का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में से क्या देंगे वो भी हम कुछ टर्म बना के याद रख लेते हैं। जैसे कंपनी में लिखते हैं LTD, यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को कर देंगे, LTD स्टैंड्स फॉर लिमिटेड। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो LTD में खत्म होगा, ये पढ़ चुके होंगे। तो ये LTD के जगह यहाँ पे हम प्रॉफिट से क्या करेंगे, ITD, ये 3 चीज जो है माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो बस हो गया हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल रट गया। अब मैं करके दिखाता हूं। तो ये प्रॉफिट है, तो पहले मैं क्या करूंगा, लेस I फॉर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे होता है, लोन पे होता है। तो यहाँ पे डिवेंचर है, डेट, सपोज ये है 12% डिवेंचर, तो ये डिवेंचर कैरी इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो डिवेंचर कितना था, 30 लाख, 30 लाख का 12% आ गया 3,60,000। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट गया, 20 लाख माइनस 3 लाख 60, दैट कम्स टू 16,40,000। तो ये बच गया प्रॉफिट से इंटरेस्ट देने के बाद। और यहाँ पर डिवेंचर जो था वो 10 लाख था, 12% आया 1,20,000, तो 1,20,000 जो माइनस किए ये हो गया 18,80,000। तो अब प्रॉफिट में से आई चला गया। अब क्या देंगे, इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट एक जो है डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, तो वो देने के बाद जो है वो कंपनी का कमाई है। तो कमाई में से क्या दोगे भाई, इनकम पर टैक्स दिया जाता है। तो अब इसमें से हम निकालेंगे टैक्स। तो T फॉर टैक्स, टैक्स निकाल दो इसमें से। सपोज द टैक्स रेट इज 50%। अगर टैक्स रेट 50% हुआ तो 50% इसका हटाओ, 8,20,000, और इसका 50% है 9,40,000, तो बचेगा कितना, 8,20,000 और 9,40,000 रेस्पेक्टिवली। तो इतना बच गया। तो अब आई भी गया, टी भी गया, अब बच गया डी। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब जो रिटर्न। अब क्या है, शेयर दो तरह का है, एक है प्रेफरेंस, दूसरा है इक्विटी। प्रेफरेंस नाम ही बताता है कि लाइन में ये पहले खड़े होते हैं, इन्हें पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। डिविडेंड बांटते वक्त ये लाइन में पहले प्रसाद लेके भाग जाएंगे, तो इनको डिविडेंड पहले देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर जो है अनुग्रह के पास था, वहां पे 14% प्रेफरेंस शेयर, मतलब दोज प्रेफरेंस शेयर कैरी है डिविडेंड ऑफ 14%, मतलब 14% डिविडेंड कैरी करते हैं। तो इसका कितना था, 10 लाख का 14%, 1,40,000 हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, सो दैट कम्स टू 6,80,000। और जो तन्मय था उसका प्रेफरेंस शेयर कुछ था ही नहीं,
तो इसका कुछ नहीं घटेगा, तो जो रिटर्न बचेगा 9,40,000। अब कौन रह गए भाई? अब रह गए इक्विटी शेयर। सब कुछ दे दिए, इंटरेस्ट, फिर दे दिए हम टैक्स, फिर दे दिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर का है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स थे दोनों के पास, इसके पास 10 लाख और उसके पास 40 लाख। हम मानकर चलते हैं एक शेयर जो है वो सपोज 10 रुपीज का था, तो डिवाइड किए 10 से, तो अनुग्रह के पास जो है ये डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया 1 लाख और तन्मय के पास हो गया 4 लाख। तो जो पैसा है अनुग्रह के केस में वो डिवाइडेड बाय 1 लाख होगा, तो अनुग्रह का रिटर्न हो गया 6.8 और तन्मय का रिटर्न जो है वो हम डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइडेड बाय 10 4 लाख से, तो ये हो गया 2.35। तो इससे ये पता चला जैसे ये अनुग्रह का 6.8 और तन्मय का 2.35, जब हम प्रॉफिट देखे थे बचा था, अनुग्रह का कम बचा था और तन्मय का ज़्यादा बचा था, लेकिन जब शेयर होल्डर में बटा नंबर ऑफ शेयर जो है तन्मय के केस में इक्विटी शेयर ज़्यादा थे, तो पर शेयर अर्निंग पर शेयर कम हुआ। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में यही चीज़ सिखाया जाता है, कैसे ये डेट कंपोनेंट के मदद से ज़्यादा डेट लेके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अनुग्रह कर लिया, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करा, बॉलिंग भी करा, मजे भी लिया। तो तन्मय तो खाली बैटिंग ही करा। तो ये जो है कंसेप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल होपफुली सबको अब आ गया होगा। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है उसके बारे में 3 लाइन लिख देंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिजरेबल कब होता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब डिजरेबल होता है, ट्रेड करेंगे इक्विटी के बदले डेट, कब होगा भाई? व्हेन अर्निंग इज हायर दैन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इतना कमा रहे हो कि टाइमली इंटरेस्ट दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। अगर अर्निंग ज़्यादा है देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिजरेबल। दूसरा चीज़ स्टेबल, पता चला एक साल कंपनी कमा लिया, दूसरे साल नहीं कमा पा रहा है, तो जब तक पैसा दे दोगे लोग तो खुश रहेंगे, जब नहीं दे पाओगे दिक्कत बोलोगे तब सब गाली बकेंगे। तो इसीलिए स्टेबल इनकम होना जरूरी है, ताकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेगुलर पेमेंट हो। और लास्टली सफिशिएंट फिक्स्ड असेट, लोन कोई किसी को ऐसे नहीं दे देता, तो आपको सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फिक्स्ड असेट्स है तभी जाकर उन्हें जो है लोन मिलेगा। तो ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन ओनली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिजरेबल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है 6 मार्क का जब भी आएगा वो बड़ा सा एग्जाम्पल देके और ये 3 चीज़ें लिख के कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब डिजरेबल है हम पूरा मार्क्स ले सकते हैं। तो 6 मार्क का क्वेश्चन जब भी आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट जो है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारा 1 पॉइंट हो गया। बाकी 5 पॉइंट जो है एक एक लाइन 2-2 लाइन करके हम खत्म कर देते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट, इसमें बस पॉइंट लिख देंगे हाफ मार्क, कोई सा भी 1-2 लाइन, और मैं मदद कर देता हूँ 1-2 लाइन लिखने के लिए। 3-4 चीज़ें बता दूंगा, आपने सिंपल इंग्लिश में 2 लाइन लिखना है। तो अब कैश फ्लो पोजीशन, तो कैश फ्लो पोजीशन मतलब कंपनी के पास कैश कितना है, सफिशिएंट कैश है। तो यहाँ पे बफर वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे बफर लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कैश होना चाहिए। इतना कैश होना चाहिए कि जो उनका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑब्लिगेशन है वो पे करने के लिए सफिशिएंट हो। तो ये लिखा गया है बिजनेस ऑब्लिगेशन। दूसरा चीज़, जो लोन लिए हैं, डेट लिए हैं, उस पर फिर इंटरेस्ट भी टाइमली दे पाएँ। तो दूसरा चीज़ क्या है, डेट सर्विस कमिटमेंट। ये सब करने के बाद इतना होना चाहिए कि वो फिक्स्ड असेट पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि जो मशीन खरीदेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट। तो कैश फ्लो पोजीशन जो है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसे बोलते हैं ICR। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो नाम ही बता रहा है कि ये रेशियो ये बताता है कि जो तुम कमाते हो प्रॉफिट, उससे तुम इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो, देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? एबिट। एबिट मतलब ई फॉर अर्निंग, प्रॉफिट को अर्निंग भी बोलते हैं, तो इसे कुछ लोग पीबीआईटी भी बोलते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बताया था कैसे अर्निंग में से इंटरेस्ट माइनस होता है, टैक्स माइनस होता है। तो यहाँ पर हम वो अर्निंग लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसीलिए उसे EBIT को हम एबिट बोल के याद रख सकते हैं। डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, जो इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर ये ज़्यादा हुआ, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो ये रेशियो हाई होगा। हाई है मतलब ज़्यादा पैसा है, टाइमली इंटरेस्ट दे पाएंगे, देन इट इज़ बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइसी वर्सा। अगर ये कम हुआ तो फिर दिक्कत है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना ही ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो अब चौथा पॉइंट जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, वो इन्वेस्ट जो करते हैं, उस पर जो रिटर्न आता है, दैट इज़ प्रॉफिट, अर्निंग, तो उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी 1-2 लाइन लिखना है। तो अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हाई होगा, इट इज़ बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा चीज़ क्या है, अभी हम पढ़े थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, TOE। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हाई है तो वी कैन गो फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसमें अभी डिस्कस किए थे कि वो डिजरेबल होता है। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, मतलब शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर उसे बोलते हैं EPS। EPS विल इंक्रीज। तो 2 लाइन ये भी हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। कंपनी का सारा डिसीजन वोटिंग से होता है। उनका एक मीटिंग होता है, वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास होता है। जो मेजॉरिटी वोट दे के बोलेंगे वही होगा। तो अगर हाथ से कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंट्रोल ले जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना शेयर है उतना वोटिंग राइट है। तो अगर कंट्रोल को हाथ में रखना है तो भाई फिर बाहर से लोन ले लो, डेट ले लो, क्योंकि डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। तो इसीलिए डेट डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल। तो वो सोचकर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे, वो सोचकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब लास्ट पॉइंट। तो अब लास्ट पॉइंट 6 मार्क था। 6th पॉइंट, टैक्स रेट। तो ये जो टैक्स रेट है, इंटरेस्ट जो होता है, इट इज़ अलाउड एज ए डिडक्शन। तो जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जब एग्जांपल करा था, मैं पहले माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेंसेस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इनकम कम हो गया तो इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं, तो टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। इंटरेस्ट को डिडक्शन की तरह अलाउ किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा होगा, अगर हाई टैक्स रेट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डेप्ट इज़ प्रीफर्ड ओवर इक्विटी। तो हम ज़्यादा डेट लेंगे, डेट लेने से क्या होगा, इंटरेस्ट के कारण हमारा इनकम कम हो जाएगा, तो हमारा टैक्स का बचत हो जाएगी, टैक्स का पैसा बच जाएगा। तो ये जो है 6 के 6 जो बताया, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 6 मार्कर का आने से खाली पॉइंट लिख के 2-2 लाइन लिख देना। लेकिन अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अलग से पूछेंगे 6 मार्कर के, तभी वो एग्जाम्पल दे के उसके बारे में डिटेल में लिखना। और यहाँ से हॉट्स भी आता है, वो जानबूझ के वो एग्जाम्पल को जो है क्वेश्चन में दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे भी आएगा, पूरा बिजनेस स्टडीज़ में एक ही न्यूमेरिकल है, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। और भी 2 क्वेश्चंस थे, वो कवर करने से चैप्टर ख़त्म होता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से 2-3 बार सुन लो ताकि तुम लोग अच्छा कर लो एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।